क्योंकि वेद तो पहले भी थे, जी। शुरू से वेद थे, लेकिन जो महिलाएं हैं या फिर दबे कुचले लोग हैं, उनकी आवाज तो वेदों ने नहीं उठाई, उनकी आवाज संविधान ने उठाई। इस बात पे आप किस हद तक आपको इसको सही मानते हैं? जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान जो है, वो 56 देशों में से कोई कोई चीजें निकाल कर हमारा भारत का संविधान बना हुआ है। हमारे संविधान में एक चीज है कि 10 दोषी बच जाए, एक निर्दोष को सजा ना हो। वेद 4 है और उसी तरह एक हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान भी है। ठीक है, आप वेदों को पहले मानते हो संविधान को? वेदों को। हिसारवाणी देखने वाले सारे दर्शकों संजय कोच की होता है नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, राम राम सारा ने। फिलहाल मैं मौजूद हूँ बाड़क गांव में और जो मेरे साथ में बैठे हैं एडवोकेट जी हैं, इनसे हम काफ़ी सारी बातें करेंगे और क्या कुछ इनकी प्रतिक्रियाएं हैं वो भी हम जानेंगे। एक एक करके सारे सवाल करेंगे, तो आप वीडियो ने शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखियो। अगर वीडियो पसंद आओ तो शेयर भी कर दियो। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। वकील साहब, एक बार पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए, अपना परिचय दीजिए हमारी। मेरा नाम एडवोकेट मुकेश खरब है। मेरी प्रैक्टिस दिल्ली में है और बाई बर्थ में हरियाणा से हूँ, डिस्ट्रिक्ट पानीपत हरियाणा से। अच्छा वकील साहब, एक सुनने में आया था कि आप जज बन चुके थे और उससे आपने इस्तीफा दे दिया, ये क्या इस वास्तव में सच्चाई? जी। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग है ना तरसते हैं वहां तक पहुंचने के लिए और आप वहां से फिर बैक आ गए। एक्चुअली क्या है, देखिए मेरी फैमिली में 3 मेरे ब्रदर थे, तीनों के एक्सपायर हो गए। तो घर की लायबिलिटियाँ कुछ ऐसी हो जाती हैं कि जॉब और ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती, अपने घर की जिम्मेवारियाँ भी होती हैं, जो उस टाइम पे निभाने की मैंने कोशिश की। अभी आप फिलहाल ही में वकील हैं, तो ये जो वकालत है आप कहाँ कर रहे हैं? दिल्ली में। दिल्ली में कर रहे हैं, हाई कोर्ट। अच्छा, तो वकील साहब एक और मैंने सुनने में आई थी खबर कि आप अब संन्यास की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आज जो आपकी एज है, जो आज के युवा हैं, वो मतलब किसी न किसी को देख के मतलब आगे के आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो सोचते हैं कि मैं यूपीएससी क्लियर कर लूँ, मैं ये एग्जाम क्लियर कर दूँ, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, वहाँ पहुँच जाऊँगा। जहाँ तक वो पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचते भी नहीं, लेकिन आप वहाँ पहुँच के भी वापस आ गए। ऐसा क्यों? देखिए, मैंने दिल्ली में अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग बहुत कुछ कमाया है। दिल्ली में मैंने वो कमाया है क्योंकि मैं एक क्रिमिनल एडवोकेट हूँ, तो इनकम सोर्सेज मैंने अच्छा किया है वहाँ पे। और जब घर वालों को जिस चीज़ की ज़रूरत थी हमने फुलफिल भी की है। ऐसे मेरे घर वालों को इतनी ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि फैमिली थोड़ी अच्छी है, ठीक है, पैसे से भी और उस चीज़ से भी, उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं है। बट एक होता है कि लायबिलिटी, क्योंकि जब कोई घर में कोई गुजर जाता है तो थोड़ी जिम्मेवारियाँ बढ़ जाती हैं। अब मेरी वो जिम्मेवारियाँ सारी खत्म हो चुकी है क्योंकि तीनों भाइयों के बच्चे सारे शादी वगैरह कर दिए, सब सेटल हो गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा संन्यास होने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी प्रैक्टिस छोड़ रही हूँ, लेकिन मैं इस प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने कोर्ट का काम तो मैं करूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसके अकॉर्डिंग जो लोग फीस बिल्कुल ना देने के काबिल हैं, मैं उनकी भी हेल्प कर पाऊँ। देश में जो कई बार क्या होता है ना कि पैसे ना होने की वजह से केस ही नहीं लड़ पाते। जैसे ऐसे एक्सीडेंट में काफ़ी गरीब लोगों की डेथ हो जाती है, कोई बात हो जाती है, तो कई वकील कह देते हैं परसेंटेज पे लड़ रहे हैं, कई कह देते हैं फीस इतनी दे दो तब लड़ेंगे। तो हर चीज़ के लिए ना, काम करने के लिए कर्म नहीं, सेवा भी करनी पड़ती है। तो ये जो है मेरा एक है कि मैं तो कहती हूँ सभी वकीलों ने करना चाहिए कि महीने 2 महीने में 1-2 केस ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ने चाहिए, जिसे दुआएँ मिलें, आगे वो प्रोग्रेस करें। सेवा भाव से भी सेवा भाव से काम करना चाहिए और यही मेरा मोटिव है कि जब तक मैं हूँ, सन्यासी जीवन में रहूँ या अपनी प्रैक्टिस में रहूँ, तो मैं अपना ये काम मैं अपना रेगुलर करती रहूँ। जी। अच्छा वकील साहब, अभी तक आपने ऐसे कितने केस हैं जो आप अपने चैम्बर में बैठ के उनको मतलब निष्पक्ष तरीके से इंसाफ दिलवा चुके हैं? देखिए सर, इसमें अभी तक तो देखिए मैं टचवुड, ये है कि भगवान का, ये माता जी का भी है और मेरे जो घर के देवी देवता हैं उनका भी आशीर्वाद है और बड़ों का भी सहयोग है। अभी तक तो मेरी 19 साल की प्रैक्टिस हो गई, अभी तक तो मैं कोई केस हारी नहीं हूँ, ना कोई बेल, ना कोई मैं केस। मेरे केस में आज तक किसी भी केस में सजा नहीं हुई है। जी। अच्छा वकील साहब, एक मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे, बड़ा कड़वा भी है थोड़ा, क्योंकि जो इस लेवल में जाने के बाद में, इतनी जो शिक्षा ग्रहण करने के बाद में, जो
ये मतलब मूर्ति पूजा है, जो आस्था है, इसको क्या है कहीं ना कहीं मतलब लोग भूल जाते हैं और साइंस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो आप फिर भी मतलब इसकी तरफ अट्रैक्ट रहे हैं जो मूर्ति पूजा है, तो उसके पीछे का कारण क्या है? क्या साइंस हमारे वेदों से नहीं बनी है? जो जड़ी बूटियां हैं, जो दवाइयां हैं, पहले मेडिकल नहीं होते थे, ठीक है? तो हमारी जड़ी बूटी दे के ही बच्चे ठीक होते थे, काफी सारी बीमारी वहीं से ठीक होती थी। जब जो चीज आज हम मेडिकल से देख रहे हैं वो हमारे वेदों में पहले ही लिखी हुई है। तो अब हमारा वेद सारे श्रेष्ठ हुआ, ये साइंस, साइंस उसके कदम पे चल रही है। वो कहते हैं ना कि जो वेद की जो आप आयुर्वेदिक कोई दवाई लोगे तो उसका रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, क्योंकि वो जड़ से खत्म करेगी। जी। और जो आप सरकारी दवाई लोगे तो आपका तुरंत आपका पेट में आराम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी डोज ज्यादा है, ठीक है? हमारे वेदों में यही है, क्योंकि जो साइंस और ये चीजें हैं, साइंस अलग चीज है जो हमारे वेदों से ही ली गई है। गोमूत्र को आज भी काफी सारी ऐसी प्राइवेट मेडिसिन है जिनको उनको यूज किया जाता है। आज भी आप देख लीजिए, मछली वगैरह है तो पहले भी लोग मछलियों को आज भी खाते हैं, जंगली लोग तो, ठीक है, क्योंकि उसमें कैल्शियम विटामिन वगैरह ज्यादा मानते हैं। तो इसलिए बात है कि कहीं ना कहीं तो हमारा मेडिकल आज भी हमारे वेदों पे ही टिका हुआ है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा वकील साहब, जैसे कि अभी आपने बात की वेदों को लेकर के, वेद 4 है और उसी तरह एक हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान भी है, ठीक है? आप वेदों को पहले मानते हो संविधान को? वेदों को, वेदों को संविधान से पहले वेद आए। वेद आए, लेकिन आज के समय में तो संविधान फॉलो है। संविधान सिर्फ हमारे देश को एकजुट बनाने में सहयोगी करता है। हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन 56 देशों को देख के बना हुआ है, एक देश का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है। हमारा जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान जो है, वो 56 देशों में से कोई कोई चीजें निकाल कर हमारा भारत का संविधान बना हुआ है। हमारे संविधान में एक चीज है कि 10 दोषी बच जाए, एक निर्दोष को सजा ना हो। इसलिए हमारे इसमें गवाही, एविडेंस, सेंटेंस, आर्गुमेंट, फाइनल आर्गुमेंट इतना कि कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज निकल के आए कि जिसने वो काम नहीं किया वो भी उस सजा से बच सके। जी। जैसे अभी आप बता रहे थे कि भी मतलब वेद पहले मानते हैं, संविधान को बाद में मानते हैं, ठीक है? तो फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मतलब वेद को नहीं मानते, संविधान को मानते हैं। देखिए, कानून जो, मैं एक एडवोकेट हूँ तो मैं संविधान को मानूंगी, क्योंकि उस टाइम पे मैं ब्लैक कोर्ट में होंगी, क्योंकि मेरे जिस क्लाइंट का मैं अधिकार लेने के लिए कोर्ट के अंदर गई हूँ मैं। देखिए, अब कई चीजें कहते हैं कि भाई वकील को ये पता है कि इसने ये काम किया है, मानते हो कि आपने ये काम किया है, और लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उसको बचाते हैं। हमें ये पता है कि इसने मर्डर किया है या नहीं किया है, ठीक है जी, हम बचाते हैं। क्योंकि हमारे भगवत गीता एक ये चीज कहती है कि कर्म करो। हम कोर्ट के अंदर कर्म करने गए हैं, हमें नहीं पता, हमसे पूछ के उसने मर्डर नहीं किया, हमसे पूछ के उसने रेप नहीं किया, हमने से पूछ के उसने चाकू नहीं मारा, हमने कर्म किया, ठीक है जी। अब कर्ण ले लीजिए आप, कर्ण भारत, महाभारत में कर्ण को पता था, दुर्योधन का पता था कि ये अच्छा आदमी नहीं है, फिर भी उन्हें दोस्ती पे उसका विश्वास दिखा के उसने काम किया। जानता था कि वो गलत है, फिर भी उसका साथ दिया। उसने सिर्फ अपनी दोस्ती की और निभाने के लिए उन्हें कर्म किया, क्योंकि वो दोस्ती को बढ़ाना चाहता था, ठीक है जी। तो वो वहाँ ठीक था, तो हम भी वकील हैं तो कोर्ट में हम ठीक है, हम अपना कर्म करने गए हैं। हमें नहीं पता किसने क्या किया, क्योंकि हमसे पूछ के तो किया नहीं। हमने सिर्फ जज साहब के आगे वो फैक्ट रखे हैं कि भाई क्लाइंट में ये नहीं, ये चीजें की हैं। तो जज को लगता है तो बेल दे देंगे, जज को नहीं लगता है तो नहीं देंगे। और जैसे ही अगर हमें बात की जाए संविधान को लेके या वेद को लेकर के, क्योंकि वेद तो पहले भी थे जी। शुरू से वेद थे, लेकिन जो महिलाएं हैं या फिर दबे कुचले लोग हैं, उनकी आवाज तो वेदों ने नहीं उठाई, उनकी आवाज संविधान ने उठाई। इस बात पे आप किस हद तक आपको इसको सही मानते हैं? आप ये देखिए, जहाँ वेद थे वहाँ राजा महाराजा भी थे, जी, राइट। एक राज्य पे जब एक राजा अधिकार कराता था तो क्या उनकी औरतों को वहां छोड़ देते थे? नहीं, वो अपने राज्य में उन औरतों को शामिल करते थे। या तो वो शादी कर लो या उस राज्य में रह के काम करके अपना रोजी रोटी कमाइए। वहां पे भी औरतों के ऊपर अत्याचार तो नहीं था, लेकिन हाँ, किसी औरत को ये लगता है कि भाई मेरे राज्य पे उसने अधिकार कर लिया है, तो काफी जगह पे ऐसा है, मैंने पढ़ा है, जैसे कि भाई कुएं में आग जला के सभी ने आहुति दे दी,
राजस्थान के कई ऐसे आपको मिल जाएंगे रजवाड़े कि जिनमें ऐसी चीजें हुई हैं, लेकिन वो उनके संस्कार है। जैसे भी मैं, मेरे घर में ये है कि हमने गलत नहीं करना, हमने बाहर जाके मदिरापान नहीं करना, हमने अंडे का हाथ नहीं लगाना, ये हमारे घर के संस्कार हैं। यदि किसी राजा ने कोई अपने प्रजा को संस्कार दिए होंगे और वो फिर मर रही है, तो वो उनके संस्कार है, वो उनके कर्म थे जो उन्होंने किए, उसमें हमारा कोई टिप्पणी नहीं है। क्योंकि हर आदमी अपने राज्य को बचाने के लिए, एक बाप भी अपने घर को बचाने के लिए, अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए अपने तरीके से देता है। वो आपके और मेरे कहने से अपना घर नहीं चलाएगा, उसको जैसा लगेगा वो वैसा अपने घर को चलाएगा। जी। अच्छा, मेरा आखिरी क्वेश्चन ये रहेगा, जो आजकल जो भगवा पहन के और उसके बाद में अश्लीलता भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं वो आड़ ले लेते हैं भगवे की, ताकि जो हिंदुत्व जो है, जो सनातन जो धर्म है, वो उसके पक्ष में खड़ा हो जाए। ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? जिन्होंने ये भगवा धारण करके सन्यासी बन के ये चीजें की हैं, तो आप ये भी देख लीजिए उनको सजा तो मिली है। रामपाल जी भी आए हैं, राम रहीम भी आए हैं, धुरंधर हैं, आए हैं। तभी तो कहा है कर्म करिए, फल की इच्छा मत कीजिए। आप बुरा करोगे तो फल तो आपको मिलेगा, अच्छा करोगे तो आपको फल अच्छा मिलेगा। जिसका जो है वो करके जाएगा। जी। तो जैसा कि आपने देखा, पूरा इंटरव्यू देखा, और इसमें आपने क्या कुछ लगा और आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।